नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। नीतीश विपक्ष को एकजुट करने का बीड़ा उठाए हुए हैं, इसको लेकर आज हम बात करेंगे। तो विपक्ष को एकजुट करने का बीड़ा उठाने वाले नीतीश कुमार अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। बहरहाल वे 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे तमाम विपक्षी दिग्गजों से मुलाकात करेंगे और उन्हें विपक्षी एकता का पाठ पढ़ाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान वे विपक्षी दलों के बीच जो दूरियां हैं उसे कम करने पर काम करेंगे। विपक्षी एकजुटता में सबसे चुनौती वाला काम है विपक्ष के नेताओं के अहम और असुरक्षा की भावना को खत्म करना। यह काम आसान नहीं होगा, क्योंकि विपक्षी एकता के बाद जो दूसरी कड़ी है उसमें विपक्ष का पीएम पद के उम्मीदवार का चेहरे का चयन है। यहीं पर महत्वाकांक्षाओं का टकराव होता है। कोई कमतर नहीं दिखना चाहता। मोदी को हराना तो सभी चाहते हैं, लेकिन अपने अरमानों का बलिदान नहीं करना चाहते। निजी हित जब देश हित या जनहित से बड़ा हो तब विपक्षी एकता कैसे हो, ये बड़ा सवाल है। क्या ममता, क्या केजरीवाल और क्या नीतीश सभी इस धुंध में फंसे हैं? इन सबके बीच नीतीश अपनी तरह से साबित करने में लगे हैं कि विपक्षी एकता दूर की कौड़ी नहीं है। कितना सफल होगा नीतीश का मिशन 2024 और क्या वे पीएम पद के दावेदार के रूप में स्वीकार किए जा पाएंगे? ये यक्ष प्रश्न अपना जवाब मांग रहा है। खबर देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं चर्चा में। कल तक चुप चुप सीने में बड़े अरमान पाले रखने वाले नीतीश कुमार ने अब सारे झिझक तोड़ डाले हैं। वो केंद्र में सियासी सिरमौर बनाने की अपनी आकांक्षा को अंजाम देने के लिए बिहार की लक्ष्मण रेखा को लांग दिल्ली आ गए हैं। इस दौरे को नीतीश के मिशन 2024 का भी नाम दिया जा रहा है। दिल्ली में नीतीश 3 दिन रहेंगे और इस दौरान विपक्ष के सभी शीर्ष नेताओं से मिलेंगे। इसमें राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, सीताराम येचुरी, जेडीएस के कुमार स्वामी शामिल हैं। बिहार से दिल्ली आने से पहले वो लालू यादव से मिल चुके हैं। जाहिर है कि नीतीश इन सभी नेताओं का साथ चाहेंगे, जिससे कि उनका दिल्ली चलो मुहिम सफल हो। चेहरा की बात भी देखिए, एकजुट होंगे तो एकजुट होंगे तो आपस में भी करके जो करेंगे। आपको प्रधानमंत्री नहीं ना, हम नहीं, वो एकदम वो ऐसे ही बोलते रहता है कोई जिसको बोलना, लेकिन मेरी कोई विपक्षी एकता में सभी बड़ी पार्टी के अरमान आड़े आ रहे हैं। कोई मैदान दूसरों के लिए छोड़ना चाहता नहीं है। कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि केवल कांग्रेस ही देश को बचा सकती है। इससे एक बात तो साफ है कि राहुल की इस बात में ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, केसीआर समेत तमाम विपक्षी नेताओं के लिए संदेश छिपा है। नीतीश कुमार को भले ही सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनकी छवि पलटी मारने वाले नेता की भी रही है। 2024 से पहले बीजेपी का दामन छोड़कर सियासी जंग के लिए उतरना उनके ख्वाबों की ओर इशारा भी कर रहा है। वैसे दिल्ली दौरे के दौरान आदत से मजबूर नीतीश ने अपने जवाबों से कंफ्यूजन बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नीतीश ने अपने चिर परिचित अंदाज में कह डाला कि उनका प्रधानमंत्री बनने का कोई इरादा नहीं है। है कि अधिक से अधिक विपक्ष अगर एकजुट हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, और उसके लिए जो हम लोगों का सहयोग होगा हम लोग करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि हम लोगों का कोई दावा है, ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग का दावा है। विपक्षी एकता की कोशिश सिर्फ नीतीश ही नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार से पहले तेलंगाना सीएम केसीआर भी विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव जैसे नेताओं से मिल चुके हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी केसीआर, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत कई नेताओं से मुलाकात कर चुकी है। केजरीवाल भी विपक्ष में अपनी अलग पहचान बनाने में जुटे हुए हैं। केजरीवाल 7 सितंबर से मेक इन इंडिया नंबर 1 कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसे उनके लिए 2024 के कैंपेन की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। फिर भी हम पीछे रह गए। फिर हम पीछे क्यों रह गए? भारत आखिर पीछे क्यों रह गया? दोस्तों, अगर इनके भरोसे छोड़ दिया, इन पार्टियों और इन नेताओं के भरोसे छोड़ दिया तो अगले 75 साल और पीछे रह जाएंगे। ये एक टीम है। हम सब लोगों को मिलके एक परिवार की तरह सोचना, 130 करोड़ लोगों के परिवार की तरह सोचना। हमारा कोई भी बच्चा बिना अच्छी शिक्षा के नहीं रहना।
ऐसे में सवाल ये है कि क्या केजरीवाल, ममता या राहुल को नीतीश की दावेदारी पसंद आएगी? क्या विपक्ष को नीतीश की पहल हजम होगी? विपक्षी एकता की नई इबारत लिखने की कवायद में जुटे नीतीश के लिए ये बातें एक दुस्वप्न जैसे जरूर लग रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। चर्चा दिलचस्प है क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज है जो गर्माहट माहौल में बनाए रखती है। यानी अगर ठंड भी पड़ती है तो सर्दी में गर्मी का एहसास कराती है। लेकिन सवाल यह है कि अहम और सबकी उम्मीदें कि वो कुछ कर दिखाएंगे, ये कितना असर डालेगा। अब देखिए, नीतीश बनाम मोदी जी की बात अगर हम करें तो मिशन 2024 पे दोनों लोग जुटे हुए हैं। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की तो मेक इंडिया नंबर 1 मुहिम चला रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा चला रही है। वहीं अगर थोड़ा हम तेलंगाना की तरफ निकल जाएं, केसीआर की बात करें तो वो कह रहे हैं बीजेपी मुक्त भारत। यानी बीजेपी ने जो नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, वो केसीआर दे रहे हैं। अब सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं, तो क्या ये सारी उम्मीदें पूरी होंगी इस मिशन 2024 में जो रथ हाँकते हुए नीतीश कुमार चल रहे हैं? 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। सूर्या मैथिल भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर केबी त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस, संजय सरकार प्रवक्ता टीएमसी और प्रोफेसर के त्रिपाठी प्रवक्ता जेडीयू। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर। और सबसे पहले जेडीयू से हम चूंकि समझने की कोशिश करेंगे कि जो विपक्षी एकता के एकजुटता की दावा कर रहे हैं, क्या वास्तव में विपक्ष एकजुट है? के त्रिपाठी जी, नीतीश जी को राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी ये पचा पाएंगे जिस तरह से मिशन पर निकले हुए हैं? और पीएम पद का चेहरा, के त्रिपाठी जी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम कांग्रेस से समझने की कोशिश करते हैं। केबी त्रिपाठी जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं। केबी त्रिपाठी जी, दम लग रहा है विपक्ष की एकजुटता में? नीतीश इस रथ को लेकर निकल पड़े? जी देखिए रविंद्र जी, इस समय जो देश की स्थिति है और जिस तरह की राजनीति इस देश में चल रही है, उसमें आम आदमी भी ये चाहता है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि आताताई और तानाशाही सरकार से निजात मिले। सभी राजनीतिक दल भी यही चाहते हैं, क्योंकि महंगाई का मुद्दा आप देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा देखिए आप, जो जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे ये पार्टी बात नहीं करती है। भाजपा ये मुद्दे ले आएगी परिवारवाद का, ये मुद्दा ले आएंगे साहब भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे, जो प्रधान 8 साल से आप कर क्या रहे हैं? भ्रष्टाचार को आपने कहां पहुंचा दिया? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में नीतीश जी को आप लोग स्वीकार कर रहे हैं? देखिए, अभी बहुत दूर की कौड़ी है प्रधानमंत्री पद का चेहरा रविंद्र जी। निश्चित तौर पर सभी लोग चुनाव में जाएंगे और चुनाव में जो स्थितियां बनेंगी उसके बाद प्रधानमंत्री पद का चेहरा तय होता है। ये जो परंपरा डाली है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि पहले से प्रधानमंत्री का पद चेहरा घोषित कर दिया जाएगा और नाम आ जाएगा, संसदीय दल तय करता है कि हमारा सदन में नेता कौन होगा, और जो सदन में नेता होगा वही प्रधानमंत्री होगा। ये एक संसदीय लोकतंत्र का तरीका है। कांग्रेस किस पर मोहर लगाएगी? राहुल गांधी पर मोहर लगाएगी या ममता बनर्जी पर मोहर लगाएगी या फिर नीतीश कुमार पर मोहर लगाएगी? कोई मतलब एक हिंट तो दीजिए जरा सा। कांग्रेस सभी पर मोहर लगाएगी जिसको जनता चुन के लाएगी। ठीक, जो भी लोकतंत्र में जीत के आएगा और जनता का नायक होगा वो देश का प्रधानमंत्री होगा। अभी सब लोग एक विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं या विपक्ष मुद्दों की बात कर रहा है। निश्चित तौर पर जनता उसे सराह रही है, और ऐसे में जिस पार्टी के साथ मिलकर सब लोग चुनाव लड़ेंगे या जिसको सभी लोग स्वीकृति से नेता चुनेंगे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात रही, हम अपना आंदोलन और अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। आपने महंगाई की कल रैली देखी, कितना अपार जनसमूह दिल्ली में। 7 तारीख से हम भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं, उसमें पूरा देश हमारे साथ जुड़ने जा रहा है। ठीक है, नीतीश जी का भी प्रयास अच्छा है, ममता जी का भी प्रयास अच्छा है, सभी लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि देश की जनता को राहत मिले। देश की जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी। आपने आज खबर पड़ी होगी कि सीआईएसएफ के 3054 पद रिक्त कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट की सुरक्षा भी निजी हाथों में दी जा रही है। निश्चित तौर पर ये बहुत गंभीर मामले हैं और इन सबको देखते हुए सभी विपक्षी, ठीक है, लेकिन आपके साथ कौन खड़ा है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम सब साथ में हैं, लेकिन हम साथ साथ हैं दिखना भी तो चाहिए सिर्फ, क्योंकि मूवी में तो बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन कहीं पर विपक्षी एकजुटता दिखाई नहीं पड़ी। संजय सरकार,
नीतीश कुमार के इस मिशन में 2024 में आप शामिल हैं या नहीं? देखिए, मैं तो सबसे पहले कहेंगे ये देश में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का जो एकता है वो एकता देख के वो डर चुके हैं। हाँ, हजारों सवाल पैदा करेंगे, कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, कौन उप प्रधानमंत्री बनेंगे, कौन गृह मंत्री बनेंगे। उनको जो डर अंदर से जो सता रहे हैं वो डर से ये सब बात बोल रहे हैं। अपने घर तो झांक के देखना। वो इस बात को उल्टा कर रहे हैं। आप जिसे 9 नंबर के आप जिसे अपनी तरफ 9 नंबर के रूप में देख रहे हैं वो उसे 6 नंबर के रूप में देख रहे हैं। वो कह रहे हैं आप लोग एकजुटी इस मामले को लेकर रहे हैं क्योंकि आप लोग घबराए हुए हैं। हम विपक्षी जो है इकट्ठा है, हम विपक्षी जो एकजुट है और विपक्षी एकजुट होने के कारण तो उसको अंदर में भूकंप हो चुके हैं। ठीक, तो ये एकजुटता तब नजर क्यों नहीं आई जब मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार ठहराया जा रहा था? देखिए, वो रात गया बात गया, वो बात के ऊपर में बात नहीं होगा। अभी नया जो नहीं तो एकजुटता तो दिखनी चाहिए। आप कह रहे हैं एकजुटता दिखाई दे रही, तो कहाँ से देखें एकजुटता? ममता बनर्जी तो नाराज होकर बैठ गई थी। कोई नाराजगी नहीं है, ये आपको मतलब गलत मैसेज है। और 24 में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार पार्टी, जो आपको बैंक से सबसे बड़ा घोटाला 100 लाख करोड़ रुपया बैंक घोटाला हो चुके हैं, उस मुद्दे पर और जनता का कुछ राहत दे नहीं पाए हैं। और 1 करोड़ 9 लाख रुपया, 1 करोड़ 8 लाख वैकेंसी है, जहाँ पर 7 लाख नौकरी हुआ है, जहाँ पर इनको वादा था 16 लाख आदमी को नौकरी देंगे। उसी हिसाब से मैं आपको कह रहे हैं ये चारों तरफ से फेल हो चुके हैं। ये तो बात वही हो गई कि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। नहीं, भयानक फेल हो चुके हैं। और हम नीतीश जी को पूरा समर्थन कर रहे हैं। और विपक्षी जो एकता जो लीडिंग करेंगे, यही जानना जो नेतृत्व देंगे, हम उसको पूरा तरफ से हम उसको समर्थन कर रहे हैं। आपको जानकारी होगा जो 24 में भारतीय जनता पार्टी तो मतलब ये है कि नीतीश कुमार जी अगर पीएम पद की दावेदारी पेश करते हैं तो आप मान लेंगे उन्हें पीएम पद का चेहरा? मैं आपको क्या बोला, देखिए विपक्षी एकता की तरफ से अगर नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनाते हैं तो मेरा समर्थन है। अगर दूसरा कोई बनता है तो उसमें भी मेरा समर्थन है। चलिए, के त्रिपाठी जी जुड़े हमारे साथ। बिहार मिला के 80 सीट में 80 सीट हम लोग। चलिए, के त्रिपाठी जी आपसे समझना चाहेंगे भाई, क्योंकि पूरी ताकत के साथ अपना रथ लेकर निकले हैं नीतीश कुमार जी, और वो भी 2024 मिशन को लेकर। केसीआर साहब भी मिले हैं, बीजेपी मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। तो किस मुहिम के साथ हैं? बीजेपी मुक्त भारत के साथ हैं, आम आदमी पार्टी के मेक इंडिया नंबर 1 के साथ हैं, भारत जोड़ो यात्रा के साथ हैं, या मिशन 2024 के साथ हैं? देखिए, हम मिशन 2024 के साथ हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी ने कल राष्ट्रीय समिति में एक बड़ा फैसला लिया है हमारे बिहार समिति ने कि माननीय नीतीश कुमार को पूरे विपक्ष की एकता के लिए उनको एक मिशन के तहत वो तैयारी कर रहे हैं। और इस तैयारी के तहत वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। और जो विपक्ष के नेता है उनके वो वार्ता करें। और मैं आपको बताने में कोई बेस नहीं है मुझे कि भारतीय राजनीति नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा चेहरा है। और उनके पास वो सारे जो है जो अन्य दलों के पास उत्तर भारत में अगर कोई चेहरा है भारतीय नीतीश कुमार है। 17 साल लगातार बिहार में मुख्यमंत्री के पद पे, 2 का केंद्रीय सरकार में रेल मंत्री और मंत्री के रूप में उनके पास एक अनुभव का बहुत बड़ा विचार है। दूसरा सवाल ये, उत्तर भारत कोई ऐसा चेहरा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का उनका चरित्र है। उसके साथ ही साथ अनुभव के मामले में और चरित्र मतलब बाकी किसी का चरित्र दागदार लग रहा है। बहुत है। विपक्ष में पीएम पद के दावेदारी के रूप में किसका आपको दागदार लग रहा है चरित्र? जी, नीतीश जी का चरित्र आपको ठीक लग रहा है, तो बाकी लोगों का चरित्र क्या दागदार है क्या? देखिए, अब आपको कहने की गुंजाइश नहीं है। केजरीवाल की स्थिति आप देख रहे हैं, माननीय ममता जी की आप देख रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का जो कुर्ता है उस दाग नहीं। एक लंबे अरसे तक भारतीय राजनीति में काम करने वाले पर कोई बेदाग नहीं, परिवारवाद नहीं। सारे क्षेत्रों से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री को सारे गुण है। आज का एक बहुत बड़ा फैरिस्त है।
और उस काम के अलावा ही देश के जो स्वीकार्यता उत्तर भारत ममता बनर्जी का चेहरा साफ सुथरा है या नहीं? उत्तर भारत ममता बनर्जी जी का चेहरा साफ है या नहीं? किसका चेहरा? ममता का? हाँ, ममता के चेहरे की जरूरत क्या है, लेकिन ममता की स्वीकार्यता वेस्ट बंगाल की है। वो हिंदी भाषी क्षेत्रों में उनकी नहीं है। अब हिंदी देखिए भाषी दो क्षेत्रों में विरोधाभास देख लीजिए। के त्रिपाठी जी, यही बात हमने जब सरकार से पूछी तो उनका कहना है कि कोई भी दावेदार होगा, नीतीश दावेदार हो या ममता दावेदार हो, जो भी दावेदारी पेश करेगा या पेश की जाएगी एकजुट होकर, हम उसे स्वीकार करेंगे। लेकिन आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे ही विपक्षी एकता बनेगी। नवीन जी, मैं पेश कर रहा हूँ, मैं विपक्षी एकता के सूत्रधार माननीय नीतीश कुमार होंगे, और अगर देखा कि मैं उन्हीं दल का कार्यकर्ता हूँ तो जो अब आपकी यही सामने ही आपकी एकता दिख रही है कि कहीं ना कहीं अहम जो है सबके अंदर भरा हुआ है। कितनी शांति से मैंने संजय सरकार से पूछा, बहुत स्पष्टता से उन्होंने ये कहा। ये थोड़ा सा फर्क नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं अहम रखते हैं? नीतीश कुमार सूत्रधार होंगे ये अलग बात है, लेकिन बाकी के चरित्र पर आप अगर उंगली उठाएंगे तो फिर कैसे साथ रहेंगे? हमारा मिशन ये है कि विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, और उसके साथ ही साथ हम दूसरा एक हमारे मिशन का एक होगा कि सारे लोगों को जब एक प्लेटफॉर्म आ जाएंगे, 77 में एक बड़ा चुनाव, भारतीय राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, तो वहां पहले सब कैंडिडेट कोई किसी का आप सबका एक बात, और उसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इस बात की कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का मिशन तैयार कर रहे हैं, बीजेपी मुक्त भारत का मिशन तैयार कर रहे हैं, या नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार ठहराने के लिए तैयार कर रहे हैं? कितना सहमत है भारतीय जनता पार्टी, हम समझ लेते हैं। सूर्या मैथिल साहब, ठीक है के जी आते हैं आपके पास, अभी सूर्या मैथिल साहब के रह गए, नहीं तो ब्रेक पे जाएंगे हम। सूर्या मैथिल जी, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। गुजरात के चुनाव के लिए तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कि घबरा रही है, थर थर कांप रही है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए झूठे आरोप, स्टिंग ऑपरेशन ये सब कर रही है। दूसरी तरफ आपको घेरा जा रहा है मिशन 2024 के लिए कि अगर कोई टक्कर देने वाला है तो नीतीश कुमार। घबरा रहे हैं आप? धन्यवाद जी रविंद्र भाई, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय वंदे मातरम। जी, अभी मैं सुन रहा था बड़ी शांति से, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना मैंने, टीएमसी के प्रवक्ता को भी सुना, और साथ में अभी जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता को भी सुना। तो इन सभी की बातों से आपको एक बात तो समझ में आ गई कि एक कहावत है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो इस विपक्ष की हालत तो वही है, और ये आज ही नहीं है, ये 2014 में भी थी। 2014 में भी नीतीश बाबू को कुछ लोगों ने चढ़ा दिया था, और वो चढ़ गए थे चने के झाड़ पर, और क्या हुआ था, 2 सीटें आई। बाद फिर वो हमारे पास आ गए थे, अरे भैया हम तो जंगल राज से बचना चाहते हैं, अब फिर वो वापस चले गए, फिर दोबारा आए। वो कह रहे हैं हम तो सीएम बनना ही नहीं चाहते थे, हमको तो जबरदस्ती सीएम बना दिया गया। हाँ भैया, सच में हमने तो जंजीरों से बांध कर इसको सीएम बनाया था। रविंदर भाई कैसी बातें कर रहे हैं? बात बताइए, बिहार के अंदर चुनाव हुआ, बिहार की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व को दिया। बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड के विधायक भी सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी का कटआउट लगा कर वहां नरेंद्र मोदी जी की शान में कसीदे कर उनकी योजनाओं का गुणगान कर वोट लिए, और बिहार की जनता ने बता दिया कि जनता दल यूनाइटेड की हैसियत क्या है। ये हमसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, बहुत कम सीटें आई। हम लोगों को 77 सीटें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया, लेकिन हमने गठबंधन रंग का पालन किया, और देखिए कि इन लोगों ने हमारी पीठ पर छुरा भौंका। कोई बात नहीं, 2024 में बिहार, अच्छा वही बात, वो ये बात वो भी कह रहे हैं कि आप जिसके साथ गठबंधन करते हैं उसकी पीठ में छुरा भोंक देते हैं, और उसी जिस जाल पे बैठते हैं उसी को काटना शुरू कर देते हैं। एक एक करके उनके नेता तोड़ने लगते हैं, ईडी का डर दिखाते हैं, सीबीआई का डर दिखाते हैं, और उसके बाद बैठ जाते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। अच्छा रविंद्र भाई, एक बात बताइए, आपके घर पे ईडी का छापा पड़ गया क्या? आपसे पूछ रहा हूँ।
या फिर आपकी एक और फेलो आपका एंकर है नेहा दुबे, उनके घर पे छापा पड़ा क्या? मेरे घर पे पड़ा क्या? संजय सरकार के घर पे पड़ गया क्या? जिनके घर पे नोटों के बंडल मिलेंगे, जिनके फ्लैट सोने चांदी से भरे हुए मिलेंगे, तो वहां तो ईडी जाएगी ना। आप देखिए कि 2014 से पहले 2004 से 2014 के बीच में ईडी और सीबीआई के 450 से 500 छापे पड़े थे और उन छापों के अंदर मात्र 4000 करोड़ रुपए की संपत्ति रिकवर हुई, पैसा रिकवर हुआ। लेकिन यही ईडी है, यही सीबीआई है। 2014 से 2024-22 हो गया, 1,30,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति रिकवर हो चुकी है, बड़े बड़े नोटों के गंठे मिले हैं। ये क्यों हुआ है? क्योंकि देश का चौकीदार ईमानदार है। आप देखिए अभी हमारे त्रिपाठी जी जो बोल रहे थे कि विपक्ष को हम बांध लेंगे, हम विपक्ष को इकट्ठा कर लेंगे, तो मैं बड़ी विनम्रता से बोलना चाहता उत्तर भारत के अंदर सर्वमान्य नेता है। अरे भैया तुम बिहार के अंदर तो कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार बना नहीं पाए, तुम्हें बिहार ने पूर्ण बहुमत दिया नहीं, कभी भाजपा की बैसाखी पे, आरजेडी की बैसाखी पे तो आप ठीक है। लेकिन जब आप दक्षिण की तरफ जो जिस तरह से मिशन दक्षिण की तरफ मिशन चल रहा है उसमें कितना सफल हो गए ये भी देखना होगा। और कई जगह ऐसे आरोप लगे हैं। हाँ क्यों पड़े हैं चक्कर में? ठीक है। डॉक्टर केबी त्रिपाठी जी, उन्होंने कहा भाई दोषी है उसी को डर रहता है ना छापेमारी का। कार्रवाई जो हुई ऐसे लोगों पर हुई जिनके पास से पैसा मिला है, तो फिर डर किस बात का? डर किसको होगा? उनको काहे का डर? आपको डर होना चाहिए। देखिए रविंद्र जी, हमें कोई डर नहीं। रविंद्र जी, आपका प्रश्न हमसे है ना? केसी त्रिपाठी जी से, केबी त्रिपाठी जी से, सॉरी केबी त्रिपाठी जी, कांग्रेस केबी त्रिपाठी जी। जी रविंद्र जी, मैं बताऊं, अभी 55 घंटे की पूछताछ राहुल गांधी जी से ईडी ने की है। राहुल गांधी जी के पास कौन सा काला धन पाया गया और कौन सा कैश पाया गया? सोनिया जी को बुला के पूछताछ की गई, उनके यहाँ से क्या पाया गया? दरअसल पाए जाने की बात ही नहीं है। बात यह है कि आपको कैसे परेशान किया जाए, आपको कैसे आपके संघर्ष से हटाया जाए और आपके मन में एक डर और खौफ एजेंसियों का पैदा किया जाए। ये काम पूरी तरह से आज सभी एजेंसियों को फ्रंटल बना के भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सूर्या मैथिल साहब जो कह रहे हैं और जो हो रहा है उसमें कोई तारतम्य नहीं है, जान के जबरदस्ती। आप देखेंगे चुनाव से पहले यूपी में भी छापे पड़े, उसमें क्या हुआ कि गलत पता और गलत नाम चला गया तो अपने ही आदमी पकड़ा गया और उसके यहाँ इतना कैश पाया गया। 8 साल में नोटबंदी से आप काला धन खत्म कर रहे थे। मैं आपसे रविंद्र जी ईमानदारी से पूछता हूँ, यहाँ बैठे हुए भी सारी प्रवक्ताओं से पूछता हूँ कि व्यवहार में 2000 का नोट कहाँ दिखाई दे रहा है किसी को? कहाँ गया वो 2000 का नोट? ठीक है, सूर्य जवाब दीजिए। करके आए थे, सूर्य जवाब दीजिए। देखिए रविंद्र भाई, अभी इन्होंने वो कह रहे हैं सबके ऊपर आपने आरोप लगा दिए, सबके ऊपर ईडी की जांच बैठा दी, निकला क्या? मैं वही बताना चाहता हूँ ना। मेरे मित्र को या तो पढ़ना नहीं आता या पढ़ने के बाद भी ये अनपढ़ बने रहना चाहते हैं। इनको जानकारी होनी चाहिए। नेशनल है, आप अपने पढ़े लिखे हिसाब से देख लीजिए कि आपके पार्टी के प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं। दूसरों को अनपढ़ और बताने से पहले जरा अपने शीर्ष नेतृत्व को देख लीजिए। इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए करके आए दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उस जमाने में कंप्यूटर की छपी हुई उन्हें डिग्री मिली है, जब कंप्यूटर से डिग्री छपती भी कभी बताते हैं 10वीं पास है। अच्छा, तो सूर्या मैथिल साहब पढ़ने लिखने का दावा जवाब ले लेना करिए अपनी पार्टी। त्रिपाठी जी जवाब तो ले लें, हम जवाब नहीं, अगर जो ये निजी टिप्पणी करेंगे रविंद्र जी, बहस करिए, आप तर्क दीजिए कि बिना पढ़े लिखे। सूर्या जी निजी टिप्पणी नहीं, पढ़ाई लिखाई पे नहीं, अपनी बात का जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। केबी त्रिपाठी जी जवाब ले लेते हैं। इनके प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कौन सी डिग्री? जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। सूर्या जी इस तरह की टिप्पणी ना कीजिए, जवाब दीजिए। असल में क्या है, जब कांग्रेस के लोगों के सामने सच्चाई रखी जाए तो लोग बौखला जाते हैं, वही यहाँ हो रहा है। आप देखिए, आपको तमीज नहीं है, इसलिए आपको त्रिपाठी जी करने की तमीज नहीं। बाकी वक्ता भी है, केबी त्रिपाठी जी बाकी वक्ता भी है ना। ठीक है, हमने ठीक है, हमने सूर्या को समझा दिया। आधार पे हमें कह रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, ये माफी मांगे। ऐसा तो नहीं किया कुछ भी बोल देंगे। ठीक है, ठीक है, आप जवाब ले लें, जवाब ले लें। ये माफी मांगे टिप्पणी करते हैं, ये खुद बौखलाए हुए। देखिए सूर्या जी पॉइंट पर बात कीजिए, निजी टिप्पणी नहीं, क्योंकि बाकी वक्ता भी बैठे और वो बहुत शालीनता से अपनी अपनी बात का जवाब दे रहे हैं। देखिए
इन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को किस लिए बुला लिया, भैया उनके पास कौन सा काला धन निकला। तो मैं, मेरे मित्र को जानकारी नहीं है कि कोर्ट के आदेश से उनके खिलाफ एफआईआर हुई, सीबीआई ने एफआईआर की, इनकम टैक्स में एफआईआर हुई, साथ ही साथ लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं जब 2014 के बाद जब बंद हो गई थी उसके बाद दोबारा शुरू करवा दी जांच आपने। अरे तो ये कोर्ट के आदेश से हुआ है, कोर्ट में ये जज्बात पहुंच जाएगी, केस को खारिज कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा ट्रायल शुड बी कंटिन्यू। अच्छा ठीक है 5,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। सूर्या जी एक बात बताएंगे, एक काउंटर क्वेश्चन, कोर्ट अपनी तरफ से कोई जांच शुरू कर सकती है? एफआईआर तो करवाई है कोर्ट ने, करवाई है ना, करवाई इन्वेस्टिगेशन तो होगी। ठीक बात किया कि आप जांच रोक दीजिए। मैंने तो सवाल ये किया कि जांच बंद हो गई उसके बाद शुरू हुई, वो ये भी कह रहे हैं विपक्ष के लोग। कोर्ट ने किया क्या? जांच बंद नहीं हुई थी कभी भी, जांच कभी बंद नहीं हुई थी। ईडी को स्पेशल पावर दी गई, उसके बाद ईडी ने जांच को खोला है प्रॉपर वे में। ठीक है, केबी त्रिपाठी जवाब दीजिए जल्दी से, बाकी वक्ताओं के पास जाना। रविंद्र जी, अगर जो आपने कोर्ट के कहने पे जांच की और जांच करने के बाद आपने क्या पाया? आप टेलीविजन पे आरोप लगा रहे कि आपके पास है तब आपको डर होगा, लेकिन आपने जांच करके क्या पाया? और जांच 8 साल से आप बैठे हुए हैं सत्ता में, अभी तक आप जांच ही नहीं कर पा रहे। राहुल और जांच करने के बाद आपका क्या परिणाम है जांच का, उसका कुछ सामने लाए आप? ठीक है, बेल पे है कि नहीं? ठीक है कि सिर्फ राजनीति करना आपका काम है, इसी को विपक्ष कह रहा है। कितनी कोर्ट कि इस केस को खारिज कर दिया जाए, कोर्ट ने खारिज किया क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कुछ नहीं आते। ठीक है, के त्रिपाठी जी, विपक्ष की चूंकि एकजुटता की हम बात कर रहे हैं, लेकिन किस आधार पर एकजुट कर पाएंगे? क्योंकि अगर सबके अपने अपने मंसूबे दबे हुए हैं अपने अंदर, तो इतना आसान कैसे होगा जब आप इस मंच पर भी एक नहीं हो पा रहे हैं? तो देखिए रविंद्र जी, विपक्ष की एकता का सबसे बड़ा आधार जो है वो है देश में समस्याएं। आज देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पे है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है बेरोजगारी चरम सीमा पे है। तीसरा है कि डीजल पेट्रोल ये इतना बढ़ता जा रहा है कि आम आदमी त्रस्त हो गया। और जब ये समस्याएं हो जाती है, जब जनता को इन समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है, तो कहीं न कहीं उसको एक कदम उठाना पड़ता है। और उस कदम को उठाने के लिए बिहार में मैं किसी आपको रविंद्र जी बताना चाहता हूँ, ये चाहे गांधी जी का आंदोलन रहा हो अंग्रेजों को हटाने के लिए, दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन जब इंदिरा गांधी अपराजय हो गई थी पूरे देश में, के त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी पीछे जा रहे हैं आप। जैसे भारतीय जनता पार्टी, नेहरू ने ये कर दिया, नेहरू ने वो कर दिया। एक बात सुन लीजिए, नहीं मेरी बात सुन लीजिए। जनता ये सब नहीं जानती, जनता का पेट भरा है तो ठीक है। जनता ये भी जानती है कि नीतीश कुमार कितनी बार पलटी मार चुके हैं, नीतीश कुमार कितनी बार कह चुके हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ गए। नीतीश कुमार ने कही कि आप जिन पर आरोप लगे हैं, जो दोषी हैं, उनके साथ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, वापस आ गए। तो जनता ये भी तो देख रही है ना। रविंद्र जी, मैं इस सवाल का जवाब आपका दे रहा हूँ। भारतीय राजनीति में कोई परमानेंट ना दोस्त होता है, कोई परमानेंट भारतीय राजनीति। तो जुमले आप लोग भी बोलते हैं ना? नहीं, जुमले हम नहीं बोलते हैं। और क्या है? जुमले तो भारतीय जनता पार्टी बोलती है। अच्छा, तो ये क्या है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, कसम खा रहे हैं? डीएनए की बात हो गई, डीएनए तक के आरोप लगाए कि बिहार का डीएनए चेक करवा लीजिए, इसके आरोप लगाए, आप उनके साथ चले गए। राजेंद्र जी, जब ये पीडीपी के साथ चले जाते हैं तो कौन सा गुनाह हो गया उनका? और हमने अगर कुछ कर दिया, अगर हम अपने साथ चले गए, जो एक ही स्कूल से निकले हुए लोग हैं, तो उनमें आप में क्या फर्क है? तो जनता फिर ये कहेगी जिसने मैनेजमेंट सही दिया हम उसके साथ जाएंगे। देखिए, तो जनता को फैसला करना है। अगर हमारा निर्णय गलत होगा तो जनता हमको बाहर कर देगी, लेकिन अगर हमारा निर्णय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे दल को तोड़ना चाह रही थी, मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ,
जदयू का बहुत बड़ा नुकसान होता और एक वहाँ एक नाथ शिंदे बनाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए हमने अपने पार्टी को बचाने के लिए उनसे संबंध तोड़ा। हमने गठबंधन धर्म को। और आरजेडी से किस लिए संबंध तोड़ा था आपने? भाई हमारा जब हमारे साथ जब हमारी नीतियों को आप लागू नहीं करने देंगे तो अमर जाएंगे। अगर आप ये हम तो इन नीतियों से बात है ना, और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले चुनाव में नीतीश कुमार के नाम की घोषणा उन्होंने की थी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा ना कि जब आपकी सीटें आई तो कितनी सीटें दी? भारतीय जनता पार्टी ने तो दया करके आपको सीएम बनाया। अरे दया आपने उनकी पीठ में छुरा भोंक दिया। रवीन जी, हमारे पीठ में छुरा भोंका गया है। पासवान जी को ला करके जो हमारे छुरा भोंका गया, मिशन चलाया गया, जहाँ हमारी 100 सीटें 115 सीटें होती थी, हमको घटा दिया गया। तो हम तो ऐसा नहीं कि हम राजनीति नहीं करेंगे, हम भी राजनीति। अच्छा, सीटें कमाने का मकसद जो आरोप है वो भी भारतीय जनता पार्टी पे। खैर, संजय सरकार सबको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर अत्याचार कर रही है। ऐसा अत्याचार आपके ऊपर भी हुआ है, और अगर सबको ये लग रहा है तो सब अपने आप को बचाएंगे, एकता कैसे दिखाएंगे? रविंद्र जी, एक चीज आपको बोलना चाहता है। 1 मिनट तो आप बोलने का मौका दिया था, 39 मिनट आप मेरे को बैठा दिया। अभी विदाउट अंडरटेक्स्ट में आप मेरे को बोलने दीजिएगा प्लीज, बीच में मत टूकिएगा कि 39 मिनट आप मेरे को बैठा दिए। सबको बात हम सुने हैं, लेकिन हम सबसे सूर्य मैथर जी को एक बात पूछने चाहते हैं। संजय सरकार जी, आप अपनी बात पूरी करें। थोड़ा सा मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मैं आपको भी पूरा मौका देता हूं, बाकी वक्ताओं का भी देता हूं, लेकिन जहां जिससे जो सवाल करना है वो मैं सवाल करता हूं। आपसे अगर आएगा तो आपसे भी सवाल करेंगे हम। हाँ, तो 2 बोलेंगे तो किसी ना किसी को थोड़ी देर के लिए तो इंतजार करना ही पड़ेगा ना सर, ये तो नियम है। मैं पूछना चाहता हूँ सूर्या मैथर जी, महाराष्ट्र में जो प्रताप सरनायक को घर में ईडी ने छापा मारा था, 175 करोड़ का मामला था। जामिनी यादव को जो FCRA का फॉरेन मानी का तरफ से उसमें ईडी छापा मारा था। भावना गावली के घर में जो NGO था उसमें भी ईडी का छापा मारा था। अचानक तो देवेंद्र फडणवीस और ईडी का जो सरकार बना, मैंने एक नाथ और देवेंद्र फडणवीस को सरकार बना, बनने के बाद में ईडी का जांच कहाँ चला गया है? वो बॉम्बे समुद्र में डूब गया ना कहीं है? ठीक है, वो तो बंद होना नहीं। आ रहे हैं सूर्या जी, आ रहे हैं। 175 करोड़ रुपया पूजा सिंघल का घर से पाया गया है। आपको मानो फेडरल एजेंसी, वो अमित जी के खास फ्रेंड में गिना जाता है। पीयूष सक्सेना जी को घर में 277 करोड़ रुपया कानपुर में मिला है। इतना बड़ा रकम मिला है। इसके अलावा ये बताइए तो अमित शाह को बेटा को 50 लाख रुपया था, आज 16,000 करोड़ का मालिक हो गया। कौन सा अलादीन का चिराग है जिसको अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक ने नोटबंदी के समय में? सूर्या जी यही आरोप लगा रहे हैं और साफ नाम गिना दिए। ठीक है, संजय सरकार ने नाम गिना दिए, ये भी बता दिया कितने का घोटाला सामने आया, कहाँ गई वो जांच। ठीक है, मैं और पूछना चाहते हैं। जवाब दे रहे हैं संजय जी? नहीं, मैं और अच्छा, एक सवाल और कर लेने दीजिए। आ रहे हैं सूरज, एक सवाल और कर रहे हैं। 30 सेकंड में खत्म कर देंगे। हाँ, 30 सेकंड में खत्म। मैं पूछता हूँ, यहाँ पर हम लोग जितना प्रवक्ता विपक्ष के बच्चे बैठे हुए हैं, हम लोग को डिसाइडर नहीं है। डिसाइडर नीतीश बाबू है, राहुल बाबू है और ममता दीदी है, KCR है। अब देखिए, ये तो संजय सरकार जी, डिसाइड करेंगे। संजय सरकार जी, प्रवक्ता किस लिए डिसाइड होता है ये तो आप भी जानते ना। प्रवक्ता किस लिए डिसाइड होता है? प्रवक्ता को ये तो मालूम है ना कि किसी पार्टी के जरिए उनको बैठाया गया, तो उनकी नीतियां क्या है। और आप तीनों ही अपने अलग अलग पद पर जा रहे हैं ना, तो उसी एकजुटता की हम बात कर रहे हैं। अब सूर्या जी से हम जवाब ले लें। तय करेंगे, ठीक है, होगा नहीं होगा। ये हम बंगाल से आया, वो बिहार से आया, वो यूपी से आया, ऐसा मतलब नहीं है। हम एक कट्टा होकर लड़ेंगे और 24 में नरेंद्र मोदी को सरकार बिल्कुल जा रहा है। 120 सीट नहीं मिलेंगे। बिहार और बंगाल से हम 80 सीट दे रहे हैं, विपक्ष को दे रहे हैं एकदम निश्चित रूप से। ऐसी गलतफहमियां कई राज्यों में हो चुकी हैं, ऐसी गलतफहमियां कई राज्यों में हो चुकी है। यूपी में हुई थी, उत्तराखंड में भी ये कांग्रेस ने कहा था कि जाएगी सरकार 101%, और क्या हुआ, दोबारा आ गई सरकार। उत्तर प्रदेश में भी यही कहा गया था कि ऐसा होगा, लेकिन क्या हुआ, आ गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम 42 में 40 सीट आपको दे रहे हैं, आप लीक कर लिए, हम आपका फिर आपको इसी चलिए, सब कुछ रिकॉर्ड में है। सूर्या जी जवाब दीजिए।
जो बंगाल में जब हम देखिए अभी संजय सरकार ने बहुत सारी लंबी से बड़ी बातें करती ना। हाँ, इतने लोगों पे जांच हुई, कहाँ गई? सुन लीजिए ना, अरे मैं तो कहना चाहता हूँ, अरे भाई बहुत अच्छी बात है आपने नाम गिनाए। हाँ, तो आंकड़े भी बता दिए कितने करोड़ का कहाँ पर घोटाला हुआ। मैं वही कहना चाहता हूँ, हाँ, आपसे मैं वही कहना चाहता हूँ रविंद्र भाई। देखिए ये लोग टीवी पर बैठकर किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकते हैं। तो वो तो आप भी करते हैं। नहीं सुन लीजिए, हम तथ्य पे बात करते हैं। हाँ। लेकिन मैं इनसे बोलना चाहता हूँ, यदि इनके पास में इतने सारे आंकड़े हैं और तथ्यात्मक आंकड़े हैं, तो भैया कैलकाटा हाईकोर्ट है, आप में से किसी ने क्यों नहीं रिट पिटीशन लगा दी कि आखिर इनकी जांच में क्या हो रहा है इसको बताइए। कोर्ट की क्यों नहीं, इसको लेकर जांच कराएंगे। कहते हैं आप लोग, जांच किसको लेकर कराएंगे? चोर को देखे, इनको पता है कि डकैत को देखे, इसलिए हाईकोर्ट को जवाब दे देंगे। और अभी जो ये कह रहे थे ना कि यहाँ पर सीबीआई को कौन मॉनिटरिंग करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। ईडी को कौन मॉनिटरिंग करता है? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस करता है। आपको अंडर में नहीं तो संजय सरकार जी, एक मिनट सूरज एक मिनट संजय सरकार जी, जांच एजेंसियों में भरोसा नहीं है आपको? नहीं, हाई कोर्ट जो है तुरंत ऑर्डर कर देंगे, मैं आपको बता रहा है। लेकिन किसको डकैत को अंदर में रख के डकैत जाएंगे वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? आपको विश्वास कर रहा है? जो मालिक का होता है, जो चप्पल उठाने वाला है मालिक का, जो बैग उठाने वाला है, जो बैंक रखने वाला है, तो सेल रखने वाला है, वो जांच करेगा। अरे संजय सरकार जी, किस पे भरोसा करेंगे आप? नहीं, यह 24 सरकार केस करेंगे। सूरज एक मिनट संजय सरकार जी, किस पे भरोसा करेंगे जिससे जांच में तेजी आए? किस पे भरोसा करेंगे आप? नहीं, विपक्ष के ऊपर में करा रहा है। अपना क्या येदियुरप्पा के ऊपर में करा? येदियुरप्पा का डायरी मिला था जहाँ पर 1800 करोड़ दिल्ली में दिया गया, उसके ऊपर में जांच नहीं किया। इसके ऊपर अगर जांच कराएंगे हम, ये जो चोर मक्का डकैत को तो हम जांच कराएंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है सूरज एक मिनट संजय सरकार जी, सवाल ये है, सुनिए संजय सरकार जी एक मिनट, सवाल ये है कि किस पे भरोसा है देश में आपको? न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं, जांच एजेंसियों पे भरोसा नहीं, तो फिर किससे जांच करवाएं? भरोसा है न्याय व्यवस्था का। तो केस लेकर जाइए ना आप केस लेकर जाइए ना। जो एजेंसियों को देकर जांच कराएंगे उसको टॉप तो ऊपर ठीक, में डकैत। के त्रिपाठी जी सहमत है इस बात को लेकर? जैसे संजय सरकार कह रहे हैं कि भाई हम किसके पास जाए जांच लेकर, अब उनको न्यायालय व्यवस्था नहीं पसंद आ रही है, जांच एजेंसियों पे भी भरोसा नहीं। हमारा रविंद्र जी, कानून अपना काम करता है, इससे टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। कानून अपना काम करता है। ठीक, और हमारे वो यही कह रहे हैं कि अगर जेडीयू को लगता है, आपको लगता है कि आपके विधायक तोड़े जा रहे हैं, आप मिशन 2024 के लिए निकले हुए हैं, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी ने आपके विधायक तोड़ने की कोशिश की, या कांग्रेस को लगता है कि उसने तोड़ने की कोशिश की, तो जाते क्यों नहीं आप कोर्ट में? विधायक को तोड़ना लोकतंत्र में अगर वो कहीं चले जाते तो उससे हमारा कोई बहुत बड़ा अधिकार नहीं किसी पार्टी का, उससे कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। सर क्या बात कर रहे हैं आप? पैसे लेकर, अगर पैसे लेकर विधायक तोड़े जाते हैं तो ये अपराध में आता है कि नहीं आता है? रविंद्र जी, जो वोट होता है जाता है तो उसको कोई नहीं रोकता था। अब हमारे विधायक अपनी स्वेच्छा से अगर जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विधायक को बरगलाकर पैसे देकर अगर कोई लेकर जाता है या धमका कर लेकर जाता है तो अपराध है कि नहीं है? रविंद्र जी, भारतीय राजनीति के बाद संकट का दौर, इसमें किसी का चरित्र जो है, लोकतंत्र में जो व्यवस्था की गई थी, जो बाबा भीमराव ने संविधान बनाया था, उसमें सोचा ही नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि उस कुर्सी पे बैठे कैसे लोग होंगे। संकट है। तो इनका जिम्मेदार कौन है? इनका जिम्मेदार कौन है? वो तो सारे आरोप कर देते हैं कि कांग्रेस अगर ठीक से चलाती सारी चीजें तो ठीक हो जाती है, कांग्रेस ने खुद ऐसे किए हैं। जिम्मेदार हमारी जनता, दोबारा जब जनता के बीच से जाएंगे नेता, तो उनके ऊपर इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार देखिए, जिम्मेदार तो जो चुनाव लड़ रहा है, जो चुनाव लड़के आ रहा है, किसी पार्टी के सिंबल से आ रहा है, उसकी जवाबदेही जनता से होगी।
ये क्यों हटा, क्यों गया, क्यों बिका, ये सारे सवाल तो जनता पूछेगी उनसे। हम तो पूछने से नहीं रहे, क्योंकि भारतीय राजनीति का ये बहुत बड़ा काला कब्जा है। इससे मैं नहीं तो एक बात बताइए, ये बड़ी अजीब सी बात नहीं हो जाती है के त्रिपाठी, ये बात क्या पचने वाली है? जनता को ये बात पचेगी? आप समझा पाएंगे कि न्याय व्यवस्था के पास आप जाएंगे नहीं अगर आपके विधायक टूट रहे हैं? रविंद्र जी, अगर भारत सरकार में हमारी सरकार बनी तो पहला एक कानून आना चाहिए कि जिस पार्टी से लोग चुने जाए उसी पार्टी से इस्तीफा देकर के दोबारा जाए और दूसरे पार्टी में। ऐसी कोई पार्टी है जिसमें आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ना हो? है कोई ऐसी पार्टी? तो उनको अगर टिकट दिया गया है तो उसकी जिम्मेदार जनता है, आप लोग हैं। देखिए, जनता ने जनता के साथ साथ पार्टी भी है। अगर जनता नकार देगी, क्योंकि मैं 2 बार रविंद्र जी चुनाव लड़ चुका हूँ और मैंने देखा जब जनता ही चाहती है, जब जनता ही क्रिमिनल को चुनना चाह रही है तो उससे हम लोग क्या करें? ठीक है, संकट है देश की राजनीति। हाँ, के.बी. त्रिपाठी जी, आपसे रविंद्र जी आपके चैनल से एक माध्यम से और कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी में क्रिमिनल की संख्या अन्य पार्टियों से कम है। अच्छा, हमारे दाग कम है तो हम साफ सुथरे हैं। सर, चोरी छोटी कीजिए चाहे बड़ी कीजिए, चोरी तो चोरी है ना। देखिए रविंद्र जी, हम जब और हमारे दाग अच्छे हैं, सामने वाले के दाग खराब हैं। अरे रविंद्र जी, जब और पार्टियां थोक भाव में लड़ा रही क्रिमिनल को ला रही सत्ता में, अगर उनके देख नकार किया जाए तो हम तो बहुत कम है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अगर ये जवाब है तो यही जवाब जनता सुन रही होगी। अभी इन्होंने आरजेडी के संग किया है, कानून कार्तीय केस है, कितने लंबी चौड़ी फेरिंग है। ये क्या बात कर रहे हैं यहाँ बैठकर कि हमारे दाग छोटे हैं? जिनसे इन्होंने जिसको बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने वोट दिया था, ठीक है। के.बी. त्रिपाठी जी, ठीक है, ठीक है। के.बी. त्रिपाठी जी, सवाल यही आपसे है, ये आप देख लीजिए कि किस तरह से आप लोगों की बातें और क्या क्या बातें आप लोग कर रहे हैं। एक कह रहा है दाग हमारे अच्छे हैं, उनके खराब हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हमने कहा कि चलिए आप आरोप लगा रहे हैं तो न्यायालय में चले जाइए, जांच करवाइए, आंकड़े दीजिए। हमने संजय सरकार से यही पूछ लिया, आप भी अपनी सफाई देंगे? अब यहीं पर विरोधाभास है, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। इसीलिए मैंने बोला कि मिशन 2024 में नीतीश कुमार जा रहे हैं, लेकिन आप लोग तो मंच पे ही एक नजर नहीं आ रहे, तो आगे कैसे एक होंगे? जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे? नहीं, जनता को भरोसा दिलाएंगे रविंद्र जी, बिल्कुल दिलाएंगे। के.बी. त्रिपाठी जी, के.बी. त्रिपाठी जी, लबाब यही है जी, इस समय जो विपक्ष है वो विपक्ष है जनता के अपने मुद्दे, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस जनता के मुद्दे कहाँ हैं यही तो समझना चाह रहा हूँ जी। भारत जोड़ो यात्रा, ठीक है, अरविंद केजरीवाल का मेक इंडिया नंबर 1, जनता कहाँ है? जनता बताइए, जनता कहाँ है? केसीआर कह रहे हैं बीजेपी मुक्त भारत, जनता है कहाँ? नहीं, जनता सबके साथ कहाँ है जनता? बीजेपी मुक्त भारत में जनता कहाँ है? मेक इंडिया नंबर 1 में जनता कहाँ है? जनता है रविंद्र, हर पार्टी के साथ जनता है और सभी पार्टियां काम कर रही हैं, सबके संगठन है और सबके जनाधार हैं। जहां तक आप कह रहे हो कि अभी हमें अपनी ढपली, अपना राग दिखाई दे रहा है, वो इसलिए भी कि इस समय देश में समस्याएं और मुद्दे इतने ज्यादा हैं कि हर विपक्षी दल उन मुद्दों को लेके अपनी बात कर रहा है। कोई एक दल ही सारे मुद्दे नहीं उठा लाएगा, सब महाराष्ट्र में शिवसेना ने भी 180 डिग्री घुमाया था, वापस 180 डिग्री बीजेपी की तरफ घूम गया। आज अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह तक उनका होता नजर नहीं आ रहा, उस पर लड़ाई चल रही है। अब बिहार में प्रशांत किशोर, जिन्हें आप अध्यक्ष बनाना चाहते थे पार्टी का, उन्होंने वापसी करी। अब वो कह रहे हैं 180 डिग्री बिहार में घूमा कि नहीं घूमा, अब फिर 180 डिग्री घूमेगा। अब ये बीजेपी घुमाएगी या कोई दूसरा घुमाएगा? नहीं, ये तो तय है रविंद्र जी कि अब बीजेपी नहीं घुमाएगी। बीजेपी की जो राजनीति थी वो अब जनता के सामने आ चुकी है कि सिर्फ विभाजन और नफरत के आधार पर आप कब तक शासन कर लेंगे। जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो इनकी कहीं डायरी डिक्शनरी में होते नहीं हैं। तो ऐसे समय में अब जनता खुद ही विपक्ष से नेता अपना चुन के खड़ा कर देगी। हमेशा लोकतंत्र में टिकैत जी ने एक बात कही थी, टिकैत जी ने एक बात कही थी, कौआ कान ले गया, ये कहावत है और इस पर बड़ी चर्चा भी हुई थी।
लेकिन दूसरी तरफ ये है कि कौवा कान ले गया, अब आप ढूंढिए कौवे को, कान मत देखिए। विपक्षी दल ये नहीं देख रहे हैं कि एकजुटता आपके अपने संगठन को कितना मजबूत कर पाएगी, क्योंकि आपके अपने संगठन के बड़े बड़े लोग छोड़कर आपको जा रहे हैं। अगर आप अपने लोगों को एक नहीं कर पाएंगे तो कैसे विपक्ष एक होगा, कैसे दावा आप कर पाएंगे, कैसे आप भारत को जोड़ पाएंगे? रविंद्र जी निश्चित जोड़ पाएंगे। कभी कभी ऐसा दौर आता है कि कुछ लोग जो लड़ नहीं सकते, जो संघर्ष नहीं करते, और उन्हें छूट के जाना भी होता है। पार्टी निश्चित तौर पर संगठन की नई प्रक्रिया से गुजर रही है और कांग्रेस पार्टी अपना नया संगठन खड़ा कर रही है। तो ऐसे में किसी एक व्यक्ति के जाने से, किसी भी पार्टी को छोड़ने से, बिल्कुल रविंद्र जी, ये बहुत गिनती के लोग हैं जिनको आप इतना महत्व दे रहे हैं। पार्टी के जनाधार पे आप कल की रैली कर चुके हैं और आप कैसी बातें कर रहे हैं त्रिपाठी साहब? कश्मीर में कितने लोग चले गए आपको छोड़कर? गुजरात में कौन गया आपको छोड़कर? मध्य प्रदेश में कौन गया आपको छोड़कर? और राजस्थान में भी स्थिति आपकी खराब हो गई। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए क्या हुआ, गोवा में देख लीजिए क्या हुआ। आप कह रहे हैं थोड़े से लोग गए, बड़ी अचरज की बात है। निश्चित तौर पर इतनी बड़ी पार्टी के हिसाब से वो थोड़े ही लोग हैं रविंद्र जी। ठीक है सूर्य जी, आखिरी सवाल। ठीक है, अब वो आपको सोचना है कि चिंता और चिता में ज्यादा फर्क नहीं होता है, ये कहा था कि बिंदी हटी, लेकिन ये संगठन की जब बात आती है मजबूती की, तो संगठन कितना मजबूत होना चाहिए ये तो आपको सोचना है। बहुत कम वक्त है, 30 सेकंड में आपका जवाब चाहेंगे कि आप मिशन दक्षिण लगाए हुए हैं, उत्तर ना खिसक जाए आपके हाथ से। देखिए रविंद्र भाई, मैं आपसे बहुत ही जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूँ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और करिश्माई नेतृत्व, मैं नेतृत्व नहीं कहूंगा, करिश्माई नेतृत्व कहूंगा, वो सब पूरे देश देख रहा है। आप देखिए, देश ये भी देख रहा है कि कल तक अमेरिका, ये करिश्माई नेतृत्व की जब आप बात कर रहे थे तब उत्तर प्रदेश में 125 सीटें अपने गठबंधन के साथ ले आई है समाजवादी पार्टी। वो कह रहे हैं हमने यहाँ पर काम किया है। उत्तर प्रदेश में 30 साल के बाद कोई पार्टी रिपीट हुई है। उत्तर प्रदेश में सत्ता हस्तांतरण नहीं हुआ, दोबारा से पार्टी को आशीर्वाद दिया गया है। ये भी आप समझने की कोशिश करें। आप मजबूत स्थिति में हैं। मजबूत। आपसे क्या कह रहा हूँ, 2024 में 350 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी पुनः। चलिए, आंकड़ा बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन मिशन 2024 नीतीश निकले हैं, जब यहाँ एक नहीं तो वहां एक कैसे होंगे? संगठन के लोग टूट रहे हैं, बड़े बड़े नेता टूट रहे हैं, 60-60, 75-75 नेता टूट के जा रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा हम एक हैं। सबके अंदर अपना अपना अहम है, सबके अंदर अपनी अपनी उम्मीदें हैं, सबके अंदर अपना अपना लक्ष्य है। एक रथ में अगर 7 घोड़े हैं और 7 अलग अलग दिशाओं में दौड़ेंगे, युद्ध कैसे जीता जाएगा? इस बात को समझना है। और उन सारे घोड़ों को एक रथ में लगाकर सीधा चल पाएंगे नीतीश कुमार? इस पर सवाल है। खैर, समय अभी दूर है, लेकिन इतना भी दूर नहीं कि इस पर मंथन ना किया जाए। मंथन करना जरूरी है, एक रास्ते पर आना जरूरी है। देखना होगा कैसे आएंगे, चुनौती बड़ी है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।